और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ। जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने। वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया। शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। पूरे दिन आज गहमा गहमी इसी बात पर रही कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तो है, लेकिन उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। उस पर जबरदस्त राजनीति भी चल रही है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी का यह मामला था, जिसमें गुजरात के बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। 2019 में कर्नाटका के चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर से यह बयान दर्ज हुए। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का समय दिया गया और राहुल गांधी को फिलहाल जमानत दे दी गई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा है इसका। आपको बता दें कि प्रतिनिधित्व कानून इस पर क्या कहता है। अगर किसी सांसद या विधायक या पार्षद को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो जाती है तो सांसद जो संसद में या विधानसभा में उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है। सेक्शन 8 पैराग्राफ 4 के तहत अपील के लिए 3 महीने का समय जो मिलता था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8 पैराग्राफ 4 को खत्म कर दिया। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई है, इससे उनकी लोकसभा सीट पर क्या खतरा बन सकता है, पड़ सकता है। उन्होंने खुद 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाए गए एक अधिनियम को सरेआम बकवास बताते हुए कहा था कि इसे फाड़ देना चाहिए और उसे फाड़ भी दिया गया था। वो अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ था कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में सजा होती है तो सांसद या विधायक को फौरी तौर पर अयोग्य उसको बना दिया जाएगा। सरकार जो प्रतिनिधित्व ला रही थी उसमें यह प्रावधान था कि मामले की अपील पूरी होने तक सदस्यता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने इसी को फाड़ा था, ये कहते हुए कि अगर आप दोषी पाए गए तो आपको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। तो बड़ा सवाल अब यही है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी या जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के एमपी श्री सुशील मोदी साहब जुड़ रहे हैं। मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन आपका सरनेम पर भी बात अगर करी जाए तो वो बड़ा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसी सरनेम का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फिलहाल। मैं सबसे पहले सर आपसे लेकिन ये पूछना चाहता हूं, जो कोर्ट में आज जो फैसला आया उस फैसले में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है, कहा गया था कि उसमें मोदी जी का नाम लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीरव मोदी का नाम लिया गया, मेहुल चोकसी का नाम लिया गया और उसके साथ साथ ललित मोदी का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। इसको क्या कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के आप लोग राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने भी एक केस फाइल किया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी सारे चोर होते हैं। नहीं, देखिए, मैंने भी एक मुकदमा कर रखा राहुल गांधी पर। इसी मामले को लेकर पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में और मानहानि का मुकदमा चल रहा है। राहुल गांधी को पिछले दिनों पटना आकर उसमें बेल लेना पड़ा था और अगले महीने उसकी सुनवाई प्रारंभ होने वाली है। और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और देखिए तो कोर्ट का फैसला है, और उन्होंने ये कहा, ये केवल ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जो सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। इसलिए गुजरात में पुनेश मोदी ने किया, बिहार में मैंने किया और भी कई राज्यों में मोदी सरनेम के अनेक लोगों ने
मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी। और देखिए, मैं आपको याद करा दूं कि चौकीदार चोर है के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने नारा दिया था चौकीदार चोर है। फिर कभी राफेल का मुद्दा उठाया, फिर मोदी सरनेम के सारे लोग चोर हैं। तो आप इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री या अन्य लोगों को या एक समुदाय को या उस समुदाय से जुड़े लोगों को आप चोर ठहराएंगे या चोर कहेंगे तो क्या उनकी भावनाओं को आघात नहीं पहुंचता है? सर, मानहानि का मामला नहीं बनता है जी। और इसलिए मैं सूरत के जो न्यायालय का जो निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पटना में भी बहुत जल्द राहुल गांधी के खिलाफ इसी प्रकार का फैसला आएगा। सर, ये मैं आपको जो डेफिमेशन लॉ है उसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो वो कहते हैं कि रेफरेंसेस टू जेनेरिक क्लास और पर्सन, यानी कि एक जेनेरिक रेफरेंस को लेकर किसी क्लास या किसी पर्सन को लेकर अगर वो इंडिविजुअली उनको ये प्रूव करना होगा कि वो डायरेक्ट उनको आहत है, यानी कि वो रेफरेंस जो है वो किसी इंडिविजुअल को लेकर होना चाहिए और उनको भी ये प्रूव करना होता है कि उस इंडिविजुअल को मानहानि हुई है, उनकी इज्जत इस पर दांव पे लगी है। ये सबसे बेसिक मूल है डेफेमेशन लॉ का। तो उन्होंने सुशील मोदी का नाम तो लिया नहीं, ना उन्होंने प्रणेश मोदी का नाम लिया, तो सुशील मोदी और प्रणेश मोदी इससे कैसे आहत हुए? नहीं, आहत इसलिए हो गए, उन्होंने कहा कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। और जब मैं उस दिन बयान है उसके बाद में जब गया मार्केट में, बाजार में, विधानसभा गया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। तो स्वयं कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे और आपने केवल नरेंद्र मोदी को नहीं, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर करार दे दिया जी। तो इस देश के अंदर लाखों लोग हैं जिनका टाइटल मोदी है और वो लाखों लोग अपने आप को अपमानित और जलील महसूस कर रहे थे, इसलिए लोग कोर्ट में गए। अब देखिए, ये तो सारे तर्क उनको उनके वकील ने कोर्ट में दिया होगा जी। सारे पक्षों की बात सुनने के बाद ये कोर्ट का फैसला है जी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है। बिल्कुल। और देखिए, जहां तक मेरी समझदारी है, बाकी मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, कि ये मामला, इस मामले में राहुल गांधी की मेमोरी के जाने की पूरी संभावना, क्योंकि आपने जिस 2013 के जिस मामले का जिक्र किया है जी, उस मामले में यह है कि पहले 3 महीने की मोहलत मिलती थी, लेकिन अब यह प्रावधान है कि जिस समय यह निर्णय आएगा उस समय से निर्णय लागू माना जाएगा जी। तो मेरे अनुसार, फिर मैंने कहा रहा हूं मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी जो समझदारी उसके अनुसार, और मैंने कई अच्छे बड़े बड़े वकीलों से बात किया इस बीच में, उन सभी लोगों का यही कहना था कि नहीं, इस मामले के अंदर राहुल गांधी की मेमोरी जाने की पूरी संभावना है। आप भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कोई स्पीकर को क्या मोशन मूव करेगी, कोई एप्लीकेशन देगी? भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगी स्पीकर के ऑफिस में? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं हूं कि इन सारी चीज़ों के अंदर क्या आगे पार्टी करेगी, क्या पार्टी की रणनीति होगी, ये पार्टी के अन्य लोग इसका जवाब दे सकते हैं। मैं बिहार में जो मैंने किया, मैंने उसका जिक्र किया है जी। और बिहार में राहुल गांधी को आना पड़ा, उनको बेल लेना पड़ा जी। वैसे मुझे भी, सर, मुझे ये पूरी एक उम्मीद है सवाल अब लगातार कि सूरत उठ रहा के है। मामले को जी, सब ये लगातार अब सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी जो है उसमें कई सारे बयान जो हैं वो कई सारे नेता अलग अलग तरह के करते हैं। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फहरिस्त होगी, उन्होंने किस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए होंगे। तो क्या जो डेफेमेशन का लॉ है, एक तो इससे सीख लोगों को मिलेगी कि इस तरह की बातें ना बोलें, दूसरा क्या ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन रहा है कि डेफेमेशन के लॉ को किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, अगर हमारे पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया इस प्रकार का जो लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाता है, जो मानहानि का मामला बनता है, तो किसने मना किया कोर्ट में जाने से? आप जाएं कोर्ट के अंदर। आखिर जो आईपीसी की जो धाराएं 499, 500 जिसका आपने जिक्र किया, जो मानहानि का जिक्र आता, मानहानि का मुकदमा, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है जी। तो अगर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, तो आप करेंगे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने की कार्रवाई की जा रही है। आखिर राहुल गांधी को सारे ये चौकीदार चोर है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं माफी मांगनी सुप्रीम पड़ेगी? कोर्ट से उन्होंने सुप्रीम इसलिए कोर्ट की और कंटेम्प्ट में माफी मांगी, आप ही अपने जिक्र कर रहे थे। स्टेटमेंट के लिए नहीं मांगी है। नहीं, देखिए, मैं उसकी बारीकियों में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर सुशील मोदी ने या किसी और बड़े नेता ने राहुल गांधी या गांधी परिवार को गालियां दी हैं तो जाएं कोर्ट के अंदर
और कोर्ट में जाकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। बिल्कुल और यही कोर्ट बात के हो रही है कि फैसले का क्या इंतजार अभी करें। इस तरह का आपको तो होगा किसी ने मना नहीं किया सब कोर्ट में लोग जाने से। राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं अंत में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर, राजनीतिक सवाल है क्योंकि आप बड़े नेता भी हैं। सुशील, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, आपस में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं की बनती नहीं थी। इस वाले मामले पर हर विपक्षी पार्टी भी अब राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नैरेटिव बन रहा है कि आप विपक्षी दलों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लॉ का और इन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, ये नैरेटिव को इससे बल मिलेगा? नहीं, देखिए, आखिर ये कोर्ट का निर्णय, इसमें बीजेपी कहाँ आती है? पुरनेश मोदी ने मुकदमा दर्ज किया, सुशील मोदी ने मुकदमा दर्ज किया, कल कोर्ट का फैसला आता है। क्या अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या पंजाब के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी, आज ही ममता बनर्जी गई हुई है, कहाँ वो गई हुई है, उड़ीसा गई हुई नवीन पटनायक से मिलने के लिए। तो देखिए, विपक्षी एकता जो है वो तो मरे हुए घोड़े के समान है कि कितनी भी चाबुक लगाई वो फिर अब जिंदा होने वाला नहीं है। तो तत्काल किसी घटना पर डर के मारे कोई बयान आ जाना वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर अगला लोकसभा का चुनाव और लड़ने की कोई सोच रहे हैं या सोचेंगे, या दिल्ली में या पंजाब में या कहीं अन्य जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुशील मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। अब उम्मीद रहेगी आपसे अंग्रेजी में भी अभी थोड़ी देर में हमारे चैनल पर भी आपका हमें साथ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सुशील मोदी जी की आपने बात सुनी। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीत रंजन जी, आप सुन रही थी सुशील मोदी साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमारा इसमें कोई मतलब थोड़ी है, ये तो सारा कोर्ट की प्रक्रिया है, हमने थोड़ी इसमें कुछ किया है, तो हमें किस बात का दोष दिया जा रहा है, और राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, ऐसा सीधा सीधा कह रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में 2019 में चुनाव में राहुल गांधी जी ने राजनीतिक भाषण दिया और सूरत में केस होता है। अभी खुद ही सुशील मोदी साहब कह रहे थे कि मैंने पटना में भी किया है। किस पार्टी में है? भाजपा में है। केस किसने किया? भाजपा वालों ने किया। कहां पे हुआ? बिहार में हुआ और सूरत में हुआ। देखिए, ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये अडानी घोटाले पे जेपीसी नहीं बनाना चाहते हैं। ये अपने सत्ता के नीतियों के फेलियर को नहीं दिखाना चाहते हैं। लोग महंगाई की, बेरोजगारी की बात करें, उस बात को नहीं बताना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पहली बार है कि लोकतंत्र में राजनीतिक भाषण में, हम लोगों ने 55-60 साल तक राज किया। आप लोगों ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बारे सदन के भीतर, सदन के बाहर बहुत कुछ कहा। राजीव गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहा, इवन इंदिरा जी के बारे में बहुत कुछ कहा। लेकिन कभी भी हमारी पार्टी की ये परंपरा नहीं रही, इवन किसी भी पार्टी की ये परंपरा नहीं रही कि राजनीतिक भाषण का आप इस तरह से कानून के साथ जाके दुरुपयोग करेंगे। ये तो देखिए, आप लोगों ने प्रधानमंत्री को बहुत छोटा किया। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। आप लोगों ने तो ये केस करके दर्शा दिया कि भाई हमारे भाजपा का प्रधानमंत्री है और एक तानाशाह की तरह हम राज करेंगे। आप विपक्ष के रूप में, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आपको बोलने का राइट नहीं है। आखिर राहुल गांधी आपको लगता है कि जो इस तरह से केसेस हो रहे हैं, सुशील मोदी जी ने उधर पटना में किया, ये सूरत में फैसला आया, ये सब कहीं ना कहीं कानून का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश है? 100% सारे लोग देख रहे हैं। आखिर आप उनके भाषण को सुनिए राहुल जी के, और कंपेयर कीजिए आप भाजपा के सांसदों के भाषणों को, उनके मंत्रियों के भाषण को। इवन अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री साहब ने नेहरू जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, क्या हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को राजनीतिक भाषण में कुछ एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ये जो परंपरा शुरू की गई है, ये परंपरा लोकतंत्र के लिए और विपक्ष की आवाज के लिए ये बहुत बड़ा आघात है। ये आने वाले कल के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करेगा इस लोकतंत्र। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है? मतलब कांग्रेस पार्टी को क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राहुल, जैसे बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी को अब 100 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले, जब भी बोलते हैं अपना भी नुकसान कराते हैं, पार्टी का भी नुकसान कराते हैं? देखिए, अब हम बीजेपी से तो सीखेंगे नहीं कि राहुल गांधी जी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जहां तक शर्मनाक बात की आप कह रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा आज लगा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। आज जिस एक शब्द के लिए, भाषण के लिए
आपने जिस तरह का कन्विक्शन किया है, जिस तरह का केस किया है, अगर हम लोग भाजपा के सारे मंत्रियों के उठाना शुरू करें तो इनको तो हर दिन हर मिनट कोर्ट में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो इनके सांसद हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन हम सब समझते हैं कि ये राजनीतिक भाषण है। राजनीतिक भाषण में आप एक दूसरे को बातें करते हैं। उन्होंने बहुत ही सिविलाइज तरीके से किया, लेकिन ये साफ दर्शाता है और सब लोग देख रहे हैं कि आप सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। राहुल गांधी सवाल नहीं है, उनका मोदी कहना सवाल नहीं है, सवाल अडानी का घोटाला और जेपीसी है। वो नहीं चाहते हैं अडानी मीन डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम जुड़े, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमसे बात करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल सिर्फ यही रह जाता है कि इस तरीके की बयानबाजी और बड़ी आपत्तिजनक बयानबाजी हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं की फहरिस्त आपको मिल जाएगी, पर क्या आप डेफेमेशन के कानून के डर से इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर राहुल गांधी का जो केस है उसको दृढ़ दिखाकर इस्तेमाल किया जाएगा? छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई कुछ अपडेट आपको दे देते हैं। अमृतपाल 19 मार्च को ही हरियाणा, पंजाब छोड़कर हरियाणा पहुंच गया था और उसके बाद 20 मार्च को अमृतपाल वहां से सुबह निकल गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें अमृतपाल छाता लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह 20 मार्च का वीडियो है। दूसरी तस्वीर बलजीत कौर की है जिसके घर में हरियाणा में अमृतपाल रुका था।